जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या बता रहा है। बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स पहले आपको बताए हुए हैं कि जब भी किसी भी फायरिंग के क्वेश्चंस की बात करें, बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें, एक्सप्लोजन की बात करें, उन केसेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते होते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब देखें इसमें भी कुछ ऐसा ही है। एन इनिशियली स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोड्स एंड स्प्लिट्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फ्रैगमेंट्स में हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द फ्रैगमेंट्स बाय द एक्सप्लोजन इज ई। यानी कि जो दो टुकड़े उसके होंगे, दो पीसेस में कन्वर्ट होगा, दो फ्रैगमेंट्स जो बनेंगे, उन दोनों की मिलाकर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई के इक्वल होगी। जो पहला हमारे पास फ्रैगमेंट होगा उसका मास m है, दूसरे का मास 2m है। स्पीड के लिए हमने क्या करनी है, एक इक्वेशन बनानी है, एक हमारे पास डेरिवेशन हमारे पास होगी जिसको हमें देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो फायरवर्क था रेस्ट पे था, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा उसको पहले हम लिख भी लेते हैं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 हो गया। तो क्योंकि रेस्ट पे है, इसका मतलब है जो पोर्शन जिसने अभी स्प्लिट होना है अभी वो इकट्ठे ही हैं और रेस्ट पर हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों रेस्ट पर हैं क्योंकि एक्सप्लोजन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। एक्सप्लोजन से पहले जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लिखना होता है। जिसका मतलब है कि रेस्ट पर थे, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब देखते हैं आगे। और उसने कहा है कि जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या करने के लिए, कंजर्वेशन रखने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए। मतलब ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे हैंडल होते हैं। मतलब ये कि लेफ़्ट हैंड साइड पर ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड पर भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो होने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेगेटिव साइन होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए टू गेट द आंसर इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पर देखते हैं बिफोर एक्सप्लोजन जो है हमारे पास ज़ीरो आया, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, पहले वाला ऑब्जेक्ट जिसका मास m था, यानी मास उसका कम था, उसकी वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लें। क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लें। किसी एक को माइनस कर लें, हमने क्या किया है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। या आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 2m है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस किया होता, इसको प्लस किया होता, फिर वो ज़ाहिर है ज़ीरो की दूसरी साइड पे आकर उसने वैसे ही साइन पॉजिटिव कर देना था। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको बाहर ले आता हूँ तो क्या होगा, ये हमें ये बात पता होनी चाहिए, mv, ठीक है, ये बाहर ले आए तो माइनस आ जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में आ गया, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। mv1 ये इक्वल की इस साइड पर है माइनस, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, mv1 इज़ इक्वल टू 2mv2। तो यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि v1 इज़ इक्वल टू 2v2। अच्छा, वैसे एक बात याद रखें, जिसका मैच, क्योंकि हमने एक बात की है कि ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, नंबर 1। तो प्रोडक्ट इक्वल निकलने के लिए देखें, अगर मैथ कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर आप कंपेयर करें ना, इसका मैथ कम है, इससे कितना कम है, इसका मैथ इससे हाफ है। अगर मैथ कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखें अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो v1 होगा इसकी वेलोसिटी अगर v1 होगी तो वो v2 का 2 टाइम्स होगी। इसका मतलब जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, 2v2
2 हो गई। ठीक है, नंबर 1 ये बात हमें समझ आ गई। दूसरी बात देखें कि उसने हमें हिंट दिया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिलाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल है। चलिए हम जनरल इक्वेशन भी लिख लेते हैं। अगर हम कहते हैं ई इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी दोनों की M1 और M2 की, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखें, आफ्टर एक्सप्लोजन की यानी आफ्टर कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 1/2 लिखें। हमें पहले ऑब्जेक्ट का मास पता है, सिंपल m है, उसकी वेलोसिटी जो है उसको हम अभी फ़िलहाल v1 स्क्वायर ही लिख दें और प्लस 1/2 और इसका मास क्या लिखे 2m लिखते हैं और इसकी वेलोसिटी v2 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास ये जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 mv1 स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस यह है m। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, v2 किसके इक्वल आया, v1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v2 की जो ये वैल्यू निकाली है यहाँ पुट करें तो बनेगा v1 डिवाइडेड बाय 2 और उसका आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अगले स्टेप में हाफ mv1 स्क्वायर प्लस और ये हमारे पास m और v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अच्छा अब क्या करें, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये भी mv1 स्क्वायर और ये mv1 का स्क्वायर एक जैसी हमें इसमें नज़र आ रही, तो अब क्या करेंगे, इसमें 4 एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2mv1 स्क्वायर प्लस mv1 स्क्वायर। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 3mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये देखें, अब हमें क्या करना था पहले, यानी हमें असल में v1 ही निकालना है। जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 था, हमने m रखा यानी कि m को m1 रखा था, उसकी वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। बस सब्जेक्ट बना दें आप, तो क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, 4e इज़ इक्वल्स टू 3mv1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखें आप, 4e डिवाइडेड बाय 3m इज़ इक्वल टू v1 स्क्वायर। हमें क्या करना है, v1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लें तो v1 का आंसर कितना आ जाएगा, √4e डिवाइडेड बाय 3m। तो देखते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसी, यस डोने जी, कौन सी ऑप्शन रहेगी, 4e डिवाइडेड बाय 3m, 4e डिवाइडेड बाय 3m, ये हमारे पास आया करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, अगर आप ये देखें जी, आपको ये बात पता है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। स्प्रिंग इज़ फिक्स्ड एट वन एंड एंड एक्सटेंडेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू अदर एंड। द स्प्रिंग हैज़ एक्सटेंशन एक्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी EP। ठीक है, और उसमें क्या है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो हमें रिलेशन देखनी है, हमें ये बात पता है स्प्रिंग कांस्टेंट की बात उसने की हुई है। ठीक है, हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। इसको ना दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, मतलब आपके माइंड में ये बात भी आ सकती है कि जो हमारे पास जो फोर्स है और हमारे पास एक्सटेंशन है, उसकी शक्ल में भी हमारे पास एक फार्मूला है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ Fx भी होती है। इसके लिहाज से देखें, यानी हमें EP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरफ आपका माइंड जा सकता है, लेकिन इस केस में हम इस तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। देखें एक बात याद रखें, इस केस में जो हमने कहा है
कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास जो के है वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है। जब दो चीज़ों के दरमियान हम प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं, मतलब रिलेशन देखते हैं, तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरफ देखते हैं तो अगर मैं कहता हूँ कि सपोज़ करें कि हम कहते हैं कि ई पी जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ थिंग्स, ये तो चलें कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है? नहीं, क्योंकि फोर्स चेंज करते जा रहे हैं, एक्सटेंशन चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब है ना ये ना ये कांस्टेंट रह रहा है ना ये कांस्टेंट रह रहा है। तो इसीलिए हम इस लिहाज से क्या करते हैं कि इसको नहीं लेते, क्योंकि अगर हम फोर्स के रिलेशन देखना चाहें तो उसके लिए एक्स को कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्स कांस्टेंट नहीं रह रहा, क्योंकि वो तो फोर्स अप्लाई करते जाएंगे और क्या होगा, एक्सटेंशन होती जाएगी। ना फोर्स कांस्टेंट रह रही है ना एक्सटेंशन कांस्टेंट आ रहा है। सो इसीलिए हम इस रिलेशन की तरफ नहीं जाते, इसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 22, अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज प्रोड्यूस्ड फॉर अ मेटल वायर, व्हाट मस्ट डिस्क्राइब द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हम जानते हैं कि इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये आपने ओ लेवल्स में भी सीखा हुआ है। चलें, ये तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हुक्स लॉ ओबे ना हो उसके बाद ज़ाहिर है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें तो चलें ये देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम एक्सटेंशन रख दें और यहाँ पर हम फोर्स रख दें तो इस पॉइंट के बाद हमें पता है कि वो ये यूँ कर्व यूँ बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो आएगा ये वाला, ये हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट तक जहाँ स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ हुक्स लॉ ओबे होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा है इसीलिए वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो द पॉइंट बियॉन्ड विच हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। ठीक हो गया। चलें आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आप देखें ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिट स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग्स हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं। अच्छा देखें, पहले स्प्रिंग का अगर हम इसकी बात करें, इसका ये क्या दिया हुआ है हमें, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, उसने खुद बताया है स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। दूसरे का भी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या हुआ है, के दिया हुआ है, इसका भी क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। सीरीज़ में लगे हुए हो ना तो याद रखें जो लोड होता है, लोड की जो वैल्यू होती है, दोनों स्प्रिंग्स एक जैसा लोड फील करते होते हैं। ये कितना लोड फील करेगा, ये भी 80 न्यूटन फील करेगा, ये भी 80 न्यूटन ही फील करेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है इसका के गिवन है, इसका फोर्स गिवन है, तो हम यहाँ से एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। सपोज कर लें हम वो हुक्स लॉ की बात कर लें, F इज़ इक्वल्स टू के एक्स की बात करें, के एक्स 1 का नाम रखते हैं बेशक, तो हम यहाँ से अगर x1 निकालना चाहें तो क्या होगा, f ओवर, इसे बेशक आप k1 भी कह सकते हैं। तो f को f ही रहने दे रहा हूँ, दोनों की फोर्सेस की वैल्यू सेम है तो इसको सेम रख लेते हैं, k1 x1 रख लेते हैं। ठीक है, तो x1 किसके इक्वल आएगा, f ओवर k1 के इक्वल आ गया। फोर्स कितनी है हमारे पास 80, k1 कितना है 6.0, तो एक्सटेंशन आएगी इसके अंदर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 13.33, और ये किस में आएगी हमारे पास सेंटीमीटर्स में आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर ये क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ था। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्सटेंशन पहले स्प्रिंग में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6.0 था उसमें एक्सटेंशन कितनी आ गई 13.33। दूसरा केस मिलते हैं, इसमें भी हम क्या करें, f इज़ इक्वल्स टू k2 x2, इसकी एक्सटेंशन देखना चाहें तो एक्सटेंशन x2 इज़ इक्वल्स टू f ओवर k2 आ जाएगा। इसकी फोर्स की वैल्यू भी इतनी है तो हम क्या लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है 4.0, तो हमारे पास एक्सटेंशन इसकी कितनी बन गई, आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 20 सेंटीमीटर्स। तो उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉम्पोजिट स्प्रिंग। कॉम्पोजिट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि दोनों की एक्सटेंशंस निकालें
दोनों को ऐड कर दें कलेक्टिवली, यानी ये थोड़ा नीचे आएगा, ये कितना नीचे आएगा 13.33 नीचे आएगा, और ये भी अपने उसमें एक्सटेंशन जो लेके आएगा वो 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों में स्ट्रेच आएगा। दोनों के एक्सटेंशंस को आपने क्या करना होगा, एक्सटेंशंस को ऐड कर दें। सो पहले की एक्सटेंशन कितनी आई 13.33, दूसरी की एक्सटेंशन कितनी आई 20 सेंटीमीटर। सो कलेक्टिवली कितना हो गया हमारे पास, कलेक्टिवली हो गया जी 33.33 सेंटीमीटर्स। दोनों को ऐड कर दिया तो कॉम्पोजिट की कलेक्टिव एक्सटेंशन आ जाएगी। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर 33 सेंटीमीटर्स आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितना बन गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेंज दी हुई है फ्रीक्वेंसीज़ की, साउंड ऑफ वेव की, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है 10 से 40 हुआ। 10 से 40 का मतलब फ्रीक्वेंसी पहले कम थी, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है, और हमें ये बात पता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, v ओवर लैम्डा इज़ इक्वल्स टू एफ। मतलब यहाँ पर हमें ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो हम क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, ये जो लोएस्ट वैल्यू बताई गई है हमें, इसको ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं, सपोज करें हम इसका नाम f1 रखते हैं। ये क्या होगा हमारे पास 10 हर्ट्ज़ के इक्वल है, और स्पीड ऑफ साउंड हमें दी गई है किलोमीटर्स में दी गई है, किलोमीटर पर सेकंड में दी गई है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिखना चाहें 1.5 किलोमीटर का मतलब 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं 1500 मीटर पर सेकंड। हमें पता है v इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। तो हम क्या करें, वेवलेंथ निकालते हैं। यानी अगर हम कहें इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, लैम्डा 1 होगी। तो लैम्डा 1 यहाँ से सब्जेक्ट बनाएं तो v ओवर f1 आ जाएगा। v क्या है 1500 आ जाएगा, f1 कितना है 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन गया 150। लैम्डा 1 का आंसर कितना आया, अप्रॉक्सीमेटली 150 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो वेवलेंथ हाईएस्ट वाली आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाली लेते हैं, 40 वाली लेते हैं। फ्रीक्वेंसी f2 का नाम लेते हैं, कितना है 40 हर्ट्ज़ लेते हैं, और स्पीड तो वो सेम होगी, वो कितनी है वही उसी तरह से 1500 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा हुआ। अब फ्रीक्वेंसी f2 रख लेते हैं, लैम्डा 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा 2 इज़ इक्वल्स टू v ओवर f2 आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, उसी तरह से 1500, f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो हमारे पास लैम्डा 2 की जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 37.5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना कह देंगे 38, जो कि मीटर्स में आ जाएगी। ये ज़्यादा वेवलेंथ है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम इस्तेमाल हुई है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो वेवलेंथ कम आ गई। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, कम से ज़्यादा की तरफ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यस डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।